अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द बेस एकेडमी। बच्चों, आई होप कि आप सब ठीक होंगे। हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जी बहुत ही इम्पॉर्टेंट लेक्चर, फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट। बच्चों, सेकेंड ईयर फिज़िक्स चैप्टर नंबर 19 से ये टॉपिक हमने लिया है और इसका जो स्कोप है वैसे तो वो एफएससी के लिए है, लेकिन कोई और भी किसी और क्लास का बच्चा भी इसको देख सकता है फॉर द सेक ऑफ कॉन्सेप्ट्स। तो बच्चों, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इन दी अर्ली मॉडर्न फिजिक्स या क्वांटम फिजिक्स या मॉडर्न फिजिक्स के इब्तदाई दिनों में जो हमारे पास इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स थे, जिस तरह ब्लैक बॉडी रेडिएशन था, इसी तरह से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट, जिनको हमारी क्लासिकल फिजिक्स एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी। तो आज इंशाल्लाह हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को कंप्लीटली डिस्कस करेंगे स्टार्ट से लेकर एंड तक, और इसके जो मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स हैं उनको देखेंगे। बच्चों, हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को बाकायदा स्टार्ट करने से पहले देखते हैं कि हमारे पास जो मैटर होता है, मैटर के कितने एस्पेक्ट्स होते हैं। बच्चों, मैटर के हमारे पास दो एस्पेक्ट्स होते हैं। मैटर का हमारे पास एक वेव एस्पेक्ट होता है और एक हमारे पास पार्टिकल एस्पेक्ट होता है। बच्चों, मैटर का जो वेव एस्पेक्ट है या वेव बिहेवियर है, उसका पता हमें कहां से चलता है? जब इंटरफेरेंस होती है, डायफ्रैक्शन होती है, रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन। तो ये है प्योर वेव बिहेवियर। और मैटर के पार्टिकल बिहेवियर या पार्टिकल एस्पेक्ट का हमें कहां से पता चलता है? बच्चों, जब पार्टिकल्स इंटरेक्ट करते हैं मैटर के साथ, तो वो मोमेंटम और एनर्जी ट्रांसफर करते हैं। तो ये प्योरली क्या है? पार्टिकल बिहेवियर, यानी कि कोलिजन्स के दौरान या इंटरेक्शन के दौरान एनर्जी ट्रांसफर करना या मोमेंटम ट्रांसफर करना, ये क्या है? ये प्योरली पार्टिकल एस्पेक्ट है या पार्टिकल बिहेवियर है। और इंटरफेरेंस, डायफ्रैक्शन वगैरह, ये क्या है? ये प्योरली वेव बिहेवियर है या वेव एस्पेक्ट है। बच्चों, ये चीज़ें मैं क्यों आपके सामने रख रहा हूं? क्योंकि इस चैप्टर के आगे तक, यानी कि इस टॉपिक से लेकर इस चैप्टर के एंड तक, अब जितने भी टॉपिक्स हैं वहां पर बार बार ये बात होनी है कि पार्टिकल एस्पेक्ट क्या होता है, वेव एस्पेक्ट क्या होता है, पार्टिकल बिहेवियर क्या होता है, वेव बिहेवियर क्या होता है। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप इसी लेक्चर में स्टार्ट में अपना कॉन्सेप्ट बना लें और फिर आगे चल के हमें कोई प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। अभी कॉन्सेप्ट आपका स्ट्रांग होगा तो इसको आप आगे अप्लाई करते जाएंगे और चीज़ें आपके लिए बहुत आसान होती जाएंगी। तो बच्चों, मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूं कि हमारे मैटर का जो वेव बिहेवियर होता है उसका पता कहां से चलता है? जब इंटरफेरेंस होती है, डायफ्रैक्शन होती है वगैरह वगैरह। और पार्टिकल बिहेवियर का कैसे पता चलता है? बच्चों, जब ट्रांसफर ऑफ मोमेंटम या एनर्जी, यानी कि इंटरेक्शन के दौरान जब पार्टिकल्स अपना मोमेंटम और एनर्जी ट्रांसफर करते हैं, या कोई भी चीज इंटरेक्शन के दौरान जब अपना मोमेंटम और एनर्जी ट्रांसफर कर रही है, तो इसका मतलब है कि वो पार्टिकल बिहेवियर शो कर रही है। और अगर इंटरफेरेंस और डायफ्रैक्शन वगैरह हो रही है तो इसका मतलब है कि वो वेव बिहेवियर या वेव नेचर शो कर रही है। बच्चों, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हम क्यों पढ़ रहे हैं? बेसिकली फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का जो पार्टिकल एस्पेक्ट है वो प्रूव करेंगे। हमारी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, बच्चों आपको पता है कि देयर आर मेनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की बहुत सारी टाइप्स हैं, जिसमें माइक्रोवेव्स हैं, रेडियो वेव्स हैं, अल्ट्रावायलेट हैं, इंफ्रारेड हैं, विजिबल हैं, एक्स रेज हैं, गैमा रेज हैं। ये सारी की सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। बच्चों, याद रखिएगा, एक वेव ही होती है। मैं अभी ये जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं ना, इसमें हम ये साबित करेंगे कि वेव्स पार्टिकल एस्पेक्ट भी रखती हैं, वेव्स पार्टिकल बिहेवियर भी रखती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होगा कि वो पार्टिकल्स बन चुके। नहीं बच्चों, वेव्स ही होती हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ही होंगी। लेकिन हम इस टॉपिक में ये प्रूव करेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जब मैटर के साथ इंटरेक्ट करेंगी तो अपनी एनर्जी ट्रांसफर करेंगी मैटर को। इसका मतलब है ये कौन सा बिहेवियर शो करेंगी? ये शो करेंगी पार्टिकल बिहेवियर। ठीक है, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के पार्टिकल एस्पेक्ट को प्रूव करने के लिए हम स्टडी करेंगे। बच्चों, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है वो सबसे पहले हर्ट्ज ने डिस्कवर किया था। याद रखें, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को किसने डिस्कवर किया था? हर्ट्ज ने डिस्कवर किया था। हमारी जो क्लासिकल फिजिक्स है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बहुत सारे एस्पेक्ट्स को एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी। सो आइंस्टाइन ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन किया ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। लेकिन कुछ लोग इसको आइंस्टाइन के साथ मंसूब करते हैं कि आइंस्टाइन ने इसको डिस्कवर नहीं किया था। आइंस्टाइन ने इसका
क्वांटम मैकेनिकल जो एस्पेक्ट है उसकी बुनियाद पर इसको एक्सप्लेन किया, और वो प्रॉब्लम जो क्लासिकल फिजिक्स एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी उनको सक्सेसफुली आइंस्टाइन ने एक्सप्लेन किया, लेकिन इसको डिस्कवर कर चुका था उससे पहले हर्ट्ज। तो मेरा ख्याल है कि ये पूरा जो मैंने आपके सामने ये इंट्रोडक्शन रखा है फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट से पहले, वो सिर्फ ये समझाने के लिए कि हम इस टॉपिक में ये प्रूव करेंगे कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं वो पार्टिकल बिहेवियर रखती हैं। और पार्टिकल बिहेवियर से क्या मुराद है? उससे मुराद ये है कि जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स मैटर के साथ इंटरेक्ट करेंगी, मैटर के ऊपर फॉल करेंगी, तो ये एनर्जी ट्रांसफर करेंगी, और एनर्जी ट्रांसफर करना ये प्योर पार्टिकल बिहेवियर है। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट की डेफिनेशन से, और जैसा कि आपके सामने है, when light of suitable frequency, बच्चों ये बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है suitable frequency। आगे चल के हम एक्सप्लेन करेंगे कि हर फ्रीक्वेंसी के ऊपर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्यों नहीं हो सकता, हमें एक सूटेबल फ्रीक्वेंसी ही क्यों चाहिए होती है। ठीक है, ये सूटेबल फ्रीक्वेंसी एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी होती है, अगर आप वो यूज करेंगे तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा। अगर आप उस फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स यूज करेंगे तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा, या लाइट आप यूज करेंगे तो इससे कम फ्रीक्वेंसी की लाइट यूज करेंगे तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, when light of suitable frequency falls over, आपको पता है कि लाइट भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही है, falls over metal surface, किसी भी मेटल सरफेस के ऊपर जब आप लाइट को शाइन करेंगे, लाइट ऑफ सूटेबल फ्रीक्वेंसी, इट इजेक्ट्स इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस, तो मेटल सरफेस से बच्चों इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, दिस इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इन इलेक्ट्रॉन्स को कहते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन्स। बच्चों फोटो इलेक्ट्रॉन्स आम इलेक्ट्रॉन जैसे ही होते हैं, ये भी इलेक्ट्रॉन्स ही हैं, लेकिन इनको फोटो इलेक्ट्रॉन्स क्यों कहते हैं? सिर्फ हमने इसलिए स्पेसिफिक नाम रख दिया कि ये इलेक्ट्रॉन चूंकि लाइट से निकल रहे हैं, ठीक है, लाइट अपनी एनर्जी ट्रांसफर कर रही है मैटर को, जिसकी वजह से वहां से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, इसलिए हमने इनको नाम दे दिया फोटो इलेक्ट्रॉन्स। अदरवाइज ये आम इलेक्ट्रॉन जैसे ही हैं, ठीक है, कोई स्पेशल इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। अब सवाल यह है कि ये इलेक्ट्रॉन एमिट कैसे होते हैं, मतलब अंदर जब लाइट और मैटर इंटरेक्ट करते हैं तो क्या फिनोमेना होता है, कैसे इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाते हैं। तो बच्चों ये देखें, एक छोटा सा मैंने यहाँ बनाया है ये डायग्राम, ये स्कीमेटिक डायग्राम है। हमारे पास ये एक मेटल सरफेस है, और लाइट जब शाइन करती है इस मेटल की सरफेस के ऊपर, तो सरफेस से ये देखें इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं। बच्चों होता क्या है, अगर मैं इस मेटल सरफेस में से एक एटम को यहाँ जूम इन करके बड़ा करके बनाऊं, तो एक्चुअली हो क्या रहा होता है बच्चों, इस एटम के ये जो मेटल लिया हमने, इस मेटल का एक एटम मैंने यहां पर बना लिया। अब इस एटम का जो वैलेंस शेल है या वैलेंस इलेक्ट्रॉन, अच्छा यहां पर एक और बात आपने याद रखनी है, इलेक्ट्रॉन हमारे पास दो तरह के होते हैं बच्चों, एक हमारे पास होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स और एक हमारे पास होते हैं बाउंड इलेक्ट्रॉन्स। बच्चों फ्री इलेक्ट्रॉन्स, आपको पता है कि मेटल के अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि अपने एटम को छोड़ चुके होते हैं, आज़ाद हो चुके होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और एक होते हैं बाउंड इलेक्ट्रॉन। बाउंड इलेक्ट्रॉन वो होते हैं जो अभी न्यूक्लियस अपना एटम में ही होते हैं, उसके वैलेंस शेल में हो सकते हैं या किसी और शेल में हो सकते हैं। तो बाउंड इलेक्ट्रॉन वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो अभी तक अपने एटम के साथ एसोसिएट होते हैं, और फ्री इलेक्ट्रॉन्स वो होते हैं जो अपने एटम को छोड़कर फ्री हो चुके होते हैं। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है ये फ्री इलेक्ट्रॉन के साथ नहीं होता, बल्कि ये बाउंड इलेक्ट्रॉन के साथ होता है। तो बच्चों लाइट जब शाइन करती है तो इस एटम का जो सबसे आखिरी शेल है, जिसको वैलेंस शेल बोलते हैं, वैलेंस शेल वाला इलेक्ट्रॉन जब इस लाइट को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है, कंप्लीटली एब्जॉर्ब करता है और एब्जॉर्ब करके ये फ्री हो जाता है। लेकिन याद रहे कि ये जो लाइट आप यूज़ कर रहे हैं ये सूटेबल फ्रीक्वेंसी की होनी चाहिए, यानी कि इस लाइट की एनर्जी इतनी होनी चाहिए कि वो इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से निकाल सके, यानी कि इस एटम की कम से कम एनर्जी कितनी होनी चाहिए, इस एटम की आयनाइजेशन एनर्जी के बराबर तो होनी चाहिए, ताकि इस इलेक्ट्रॉन को इतनी एनर्जी मिल सके कि वो यहाँ से बाहर निकल जाए। बच्चों अब ये जो इलेक्ट्रॉन है ये क्या करता है, इस लाइट की, जैसा कि हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा ब्लैक बॉडी रेडिएशन में, कि लाइट की जो एनर्जी होती है वो क्वांटा की शक्ल में या डिस्क्रीट एनर्जी पैकेट्स की शक्ल में होती है, जिसको फोटॉन कहते हैं। तो बच्चों ये इलेक्ट्रॉन इस फोटॉन को कंप्लीटली एब्जॉर्ब कर लेता है, मुकम्मल तौर पर जज़ब कर लेता है, और यहां से ये इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाता है, और इस इलेक्ट्रॉन को हम कहते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन। ठीक है बच्चों, तो ये इंटीरियर में, यानी कि अंदर एक्चुअली जब लाइट इंटरेक्ट करती है मैटर के साथ, तो अंदर एक्चुअली ये फिनोमेना हो रहा होता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्री होता है। अब देखें यहां पर क्या हो रहा है, लाइट के अंदर जो फोटॉन्स है, लाइट की जो एनर्जी है वो फोटॉन्स की शक्ल में है।
तो लाइट का ये फोटोन अपनी एनर्जी कंप्लीटली तौर पर ट्रांसफर कर रहा है इलेक्ट्रॉन को, इलेक्ट्रॉन इसको मुकम्मल तौर पर जज्ब कर रहा है। तो बच्चों यहाँ एनर्जी ट्रांसफर है, और जहां कहीं भी एनर्जी का ट्रांसफर होता है या मोमेंटम का ट्रांसफर होता है वो प्योरली हमारी पार्टिकल नेचर या पार्टिकल बिहेवियर होता है। इसका मतलब है कि लाइट यहां पर पार्टिकल के तौर पर बिहेव कर रही है, उसका जो पार्टिकल एस्पेक्ट है वो हमारे सामने आ रहा है। तो बच्चों अभी हमने देखा कि किस तरह से इलेक्ट्रॉन जो है वो एमिट होते हैं जब लाइट शाइन करती है किसी भी मेटल सरफेस के ऊपर, ठीक है। तो इसमें दो तीन चीज़ें हमने सीखी कि ये इलेक्ट्रॉन जो है फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते, बल्कि फ्री बाद में होते हैं, पहले ये बाउंड इलेक्ट्रॉन होते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन जो सरफेस के ऊपर एटम्स होते हैं वहाँ से एमिट होते हैं। अच्छा जी, उसके बाद हम आ जाते हैं जी एक्सपेरिमेंटल सेटअप की तरफ, ठीक है। मैंने दोबारा एक्सप्लेन कर दूं कि ये लेक्चर हमारा एफएससी के स्कोप का है, इसलिए इसमें बहुत बेसिक चीज़ों को हम डिस्कस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जा रहे। अगर आपने बहुत ज़्यादा डिटेल्स देखनी है तो हमारा एक लेक्चर जो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का, वो इससे थोड़े एडवांस लेवल का भी है। तो ये जो है लेक्चर हमारा प्योरली एफएससी बेस्ड है, तो इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं। अगर आपने बेसिक कॉन्सेप्ट्स लेने हैं तो आप किसी और क्लास के स्टूडेंट्स हैं तो भी आप इसको देख सकते हैं। बच्चों एक्सपेरिमेंटल सेटअप क्या है? बड़ा सिंपल सा एक्सपेरिमेंटल सेटअप है। हमारे पास एक एवैक्यूएटेड ट्यूब है, ये एवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब है। बच्चों एवैक्यूएटेड क्यों है? इसके अंदर कोई वैक्यूम नहीं है, कोई एयर नहीं है, इसके अंदर वैक्यूम है, एयर को हमने निकाल लिया है। अच्छा, अब इसके अंदर आपको नजर आ रहा है एक मेटल कैथोड, ठीक है बच्चों। ये हमारा जो कैथोड है ये कोई मेटल है, और उसके सामने एक वायर की शक्ल में हमारे पास एनोड है, ठीक है बच्चों। एनोड को हमने बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया है, और कैथोड को हमने बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया है। तो एनोड का जो पोटेंशियल है वो पॉजिटिव है विद रिस्पेक्ट टू कैथोड। यहां पर आपको एक एमीटर भी नजर आ रहा है, हम ये भी देखेंगे कि एमीटर क्यों लगाया है, फिर हमने वोल्ट मीटर क्यों लगाया है, ठीक है जी। और ये आपको वेरिएबल रेजिस्टर नजर आ रहा है, ये हमने इसलिए लगाया है ताकि हम वोल्टेज की वैल्यू को कम ज्यादा कर सकें। बच्चों अब होता क्या है, लाइट हम शाइन करते हैं कैथोड के ऊपर, ठीक है बच्चों। ये लाइट मोनोक्रोमेटिक लाइट होती है, ये भी आपने याद रखना है। ये लाइट क्या होती है जी? मोनोक्रोमेटिक लाइट। बच्चों मोनोक्रोमेटिक लाइट ऐसी लाइट होती है जिसकी वेवलेंथ क्या होती है? सिंगल वेवलेंथ, अ लाइट ऑफ सिंगल वेवलेंथ, या उर्दू में हम कहते हैं इसको यकरंगी, यानी कि ऐसी लाइट जो सिर्फ एक ही कलर की हो, कॉम्बिनेशन ना हो कलर्स का, सिर्फ एक ही कलर की लाइट हो, उसे कहते हैं मोनोक्रोमेटिक। अ लाइट ऑफ सिंगल वेवलेंथ, ठीक है, इज कॉल्ड मोनोक्रोमेटिक। इसको हम डिफाइन भी कर सकते हैं, अ लाइट ऑफ सिंगल वेवलेंथ इज कॉल्ड मोनोक्रोमेटिक लाइट, ठीक है जी। बच्चों जब लाइट शाइन करती है मेटल सरफेस के ऊपर तो मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, ठीक है जी। अब ये इलेक्ट्रॉन जो हैं ये हर डायरेक्शन में निकलते हैं, बट वी आर इंटरेस्टेड ओनली इन दोज इलेक्ट्रॉन्स विच आर मूविंग पैरेलल टू द एनोड, ठीक है बच्चों। इसमें हर डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स इमिट होते हैं, लेकिन हम सिर्फ उन इलेक्ट्रॉन्स पे ही तवज्जो देंगे जो हमारे एनोड के पैरेलल हैं। बच्चों अब एनोड का जो पोटेंशियल है वो पॉजिटिव है, जैसा कि हमने अभी देखा विद रिस्पेक्ट टू कैथोड। इसलिए एनोड क्या करेगा, इन इलेक्ट्रॉन्स को, जिनका नाम अब है फोटो इलेक्ट्रॉन्स, इन फोटो इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा, और ये फोटो इलेक्ट्रॉन्स एनोड में से होते हुए एक्सटर्नल सर्किट में आ जाएंगे। और यहां पर लगा हुआ है हमारा एम मीटर। तो बच्चों एम मीटर का जो पॉइंटर है ये हमें बताएगा, इस पॉइंटर की मूवमेंट हमें बताएगी कि करंट प्रोड्यूस हो चुका है, करंट आ चुका है। तो ये करंट कहलाता है फोटो इलेक्ट्रिक करंट। ये करंट कहलाता है बच्चों फोटो इलेक्ट्रिक करंट। मैं दोबारा से बता रहा हूं, ये करंट भी आम करंट जैसा ही है, जिस तरह ये इलेक्ट्रॉन आम इलेक्ट्रॉन है, लेकिन चूंकि ये लाइट से हम इलेक्ट्रॉन एजेक्ट करवा रहे हैं और उससे हमें करंट मिल रहा है, इसलिए फोटो का वर्ड हमने यूज किया, फोटो इलेक्ट्रिक करंट, वरना ये आम करंट जैसा ही है, ये भी फ्लो ऑफ चार्जेस ही है। तो बच्चों ये इलेक्ट्रॉन एक्सटर्नल सर्किट में आ गए, करंट प्रोड्यूस हो गया। ये जो पॉइंटर है ये हमें बताएगा कि जनाब ये करंट सेटअप हो चुका है हमारे सर्किट में। अच्छा, लेट सपोज हम ये लाइट शाइन नहीं करते, हम लाइट को बंद कर देते हैं। जो ही लाइट को बंद करेंगे क्या होगा बच्चों,
हमारा एमीटर कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा। इसका मतलब है ये प्रूव हो गया कि ये इलेक्ट्रॉन तभी निकल रहे हैं जब हम लाइट को इसके ऊपर शाइन कर रहे हैं। अगर लाइट शाइन नहीं करेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स भी नहीं निकलेंगे। तो अब हम ये देखना चाहते हैं ये इलेक्ट्रॉन जो यहां से इमिट हो रहे हैं, हम इन इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी मेजर करना चाहते हैं। बच्चों, काइनेटिक एनर्जी मेजर करने के लिए हम थोड़ी सी चेंजिंग्स करेंगे। क्या चेंजिंग्स करेंगे? ये जो एनोड है इसका पोटेंशियल हम रिवर्स कर देंगे, इसको नेगेटिव कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू कैथोड। तो पोटेंशियल्स हम रिवर्स कर देंगे, ठीक है। ऐसा क्यों करेंगे ये अभी देखते हैं हम, ठीक है। अब क्या होगा, अब एनोड का पोटेंशियल पॉजिटिव की बजाय नेगेटिव है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स यहां से निकलेंगे और एनोड की तरफ आएंगे, अब एनोड इन्हें अट्रैक्ट करने की बजाय क्या करेगा, रिपेल करना शुरू कर देगा। अब वही इलेक्ट्रॉन यहां पहुंच पाएंगे जिनकी काइनेटिक एनर्जी बाकी सबसे क्या होगी, ज्यादा होगी। क्लियर हो गया बच्चों? इसका मतलब है एक और बात यहां से हमें समझ आई कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के नतीजे में जो इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं उन सब इलेक्ट्रॉन की एनर्जी एक जैसी नहीं होती, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी डिफरेंट होती हैं। तो यहां सिर्फ वही इलेक्ट्रॉन्स पहुंच पाएंगे जिनकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। द इलेक्ट्रॉन्स विद मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। बच्चों, अब हमने ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करनी है। अच्छा, फर्ज करें कि हम ये जो पोटेंशियल है एनोड का, अगर हम इसको नेगेटिव करते जाएं, हम इसको इतना ज्यादा नेगेटिव कर दें कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन्स भी यहां पर ना पहुंच पाएं, तो क्या होगा बच्चों, आपका एमीटर जीरो पे आ जाएगा, कोई हमारा फोटो इलेक्ट्रिक करंट नहीं होगा। ठीक है, तो बच्चों इस पोटेंशियल को कहते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। द वैल्यू ऑफ नेगेटिव पोटेंशियल एट विच द फोटो इलेक्ट्रिक करंट बिकम्स जीरो। हमारे नेगेटिव पोटेंशियल की वो वैल्यू जिस पर हमारा फोटो इलेक्ट्रिक करंट जीरो हो जाता है उसे हम क्या कहते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल। ठीक है, तो अभी हम काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करते हैं, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। तो बच्चों जैसा कि हमने पढ़ा कि चूंकि एनर्जी जो है यहाँ पर हम इलेक्ट्रॉन को किससे दे रहे हैं, ये जो पोटेंशियल डिफरेंस दिया है हमने, ठीक है, इसकी मदद से हम ये एनर्जी को मेजर कर रहे हैं। ठीक है, तो बच्चों हमने पढ़ा हुआ है कि पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज, या वर्क डन और एनर्जी का एक ही मतलब होता है, एनर्जी पर यूनिट चार्ज। तो यहाँ पर जो एनर्जी हम मेजर कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू दिस पोटेंशियल डिफरेंस, जो एनोड और कैथोड के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस है, उस पोटेंशियल डिफरेंस से हम एनर्जी को मेजर कर रहे हैं। तो बच्चों यहाँ से अगर मैं W निकालूं तो W मेरे पास क्या आ जाएगा, QV। W वर्क भी है, एनर्जी भी है, तो इसका मतलब है कि काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इज इक्वल टू Q V नॉट। V नॉट जो है बच्चों वो हमारा स्टॉपिंग पोटेंशियल है। काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होती है जी, हाफ mv²। अब जारी बात है जिन इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है उन इलेक्ट्रॉन की स्पीड बाकी इलेक्ट्रॉन से ज्यादा होगी, इज इक्वल टू QV नॉट। ठीक है बच्चों, इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है आपको पता है इलेक्ट्रॉन पे चार्ज E के बराबर होता है। ठीक है, E क्या होता है 1.6 × 10⁻⁻⁻19 कूलम्स। तो इस तरह से आप मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी भी मेजर कर सकते हैं और स्पीड भी मेजर कर सकते हैं। स्टॉपिंग पोटेंशियल हमने डिफाइन कर दिया, ये वो पोटेंशियल है जिस पोटेंशियल पर हमारा फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो है वो जीरो हो जाता है। बच्चों अब हमने जो काइनेटिक एनर्जी है, इस काइनेटिक एनर्जी पर डिफरेंट जो हमारे जो डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं हमारी लाइट की, उनका इफेक्ट देखना है। पहले हमने देखना है कि हमारी लाइट की जो इंटेंसिटी है, ठीक है, उस इंटेंसिटी का इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी पे क्या फ़र्क पड़ता है, क्या असर पड़ता है। उसके बाद हम देखेंगे कि लाइट की जो फ्रीक्वेंसी है उसका इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी पे क्या इफेक्ट है। तो अभी हम देखेंगे इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी एंड इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी। जी बच्चों, तो अभी हम कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स डिस्कस करने जा रहे हैं। बच्चों ये जो रिजल्ट्स हैं ये सारे का सारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इन्हीं के अंदर है, और यही वो सारे झगड़े हैं जिनको क्लासिकल फिजिक्स एक्सप्लेन ना कर पाई और मॉडर्न फिजिक्स की बुनियाद पर या क्वांटम फिजिक्स की बुनियाद पर हमने इनको सक्सेसफुली एक्सप्लेन किया आइंस्टाइन भाई ने। तो बच्चों ये रिजल्ट्स जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहला जो रिजल्ट है वो इंटेंसिटी एंड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, हमने ये ग्राफ जो है इसकी मदद से इसको पूरा एक्सप्लेन करेंगे कि इंटेंसिटी से मुराद क्या है और क्लासिकल फिजिक्स क्या कहती है। बच्चों हमने देखा कि जब हमने अपने एनोड का पोटेंशियल नेगेटिव किया
तो इलेक्ट्रॉन सिर्फ वही पहुंच पा रहे थे जिनकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम थी। लेकिन अगर हम पोटेंशियल बढ़ाते जाएं तो एक ऐसा पोटेंशियल आता है, एक ऐसी वैल्यू आती है पोटेंशियल की जिसे कहते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल, जिस पर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन भी नहीं पहुंच पाते और फोटो इलेक्ट्रिक करंट जीरो हो जाता है। अब क्लासिकल फिजिक्स का यह मानना है कि अगर आप लाइट की इंटेंसिटी बढ़ा दो तो इंटेंसिटी बढ़ाने से जाहिर बात एनर्जी तो बढ़ेगी लाइट की, तो अगर आप लाइट की इंटेंसिटी बढ़ा दो तो लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाने से लाइट की एनर्जी बढ़ेगी, जिसकी वजह से जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी भी एनर्जी बढ़ेगी और स्टॉपिंग पोटेंशियल पर भी इलेक्ट्रॉन्स आपको मिलना शुरू हो जाएंगे जो पहले नहीं मिल रहे थे। अगर आप इंटेंसिटी इंक्रीज कर देंगे लाइट की तो अब आपको मिलना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि लाइट की इंटेंसिटी इंक्रीज करने से फोटो इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। लेकिन रिजल्ट्स क्या बता रहे हैं, एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स क्या बता रहे हैं बच्चों, ये देखें जी, एक्स एक्सिस पर हमने लिया है पोटेंशियल और वाई एक्सिस पे लिया है फोटो इलेक्ट्रिक करंट, और ये देखें जीरो, यहां पर पोटेंशियल हमारा जीरो है, और इसके बाद अगर आप लेफ्ट साइड पे जाएं तो ये पोटेंशियल नेगेटिव हो रहा है, और इस पॉइंट पर आकर इस नेगेटिव पोटेंशियल की जो वैल्यू है उसे कहते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल, और इस स्टॉपिंग पोटेंशियल पर अब मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन्स भी नहीं पहुंच पा रहे, इसीलिए यहां पर फोटो इलेक्ट्रिक करंट बच्चों इस पॉइंट पर फोटो इलेक्ट्रिक करंट क्या हो गया है, जीरो हो गया है। क्यों जीरो हो गया है, क्योंकि कोई इलेक्ट्रॉन भी अब नहीं पहुंच पा रहा। ये देखें यहां पर हमने दो तरह की लाइट यूज की। पहले हमने एक लाइट यूज की जिसकी इंटेंसिटी है I1। अब इस इंटेंसिटी वाली लाइट पर हमें ये जो स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू है यहां पहुंचकर हमें जीरो करंट मिला, यानी कि कोई इलेक्ट्रॉन अब नहीं पहुंच पा रहा एनोड के ऊपर। अच्छा, अब हम ये करते हैं, क्लासिकल फिजिक्स के मुताबिक हम लाइट की इंटेंसिटी इंक्रीज कर देते हैं। हमने एक ज्यादा इंटेंसिटी वाली लाइट ले ली, I2 इंटेंसिटी वाली लाइट ले ली, I1 जो है ये कम इंटेंसिटी है और I2 ज्यादा इंटेंसिटी है। अब ज्यादा इंटेंसिटी वाली लाइट लेने से वो इलेक्ट्रॉन जो पहले नहीं पहुंच पा रहे थे, क्लासिकल फिजिक्स के मुताबिक अब इंटेंसिटी आपने ज्यादा कर दी तो लाइट की जो एनर्जी ज्यादा हो गई, जिसकी वजह से फोटो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी भी ज्यादा हो जाएगी, और अब उस पोटेंशियल पर जिस पर पहले इलेक्ट्रॉन्स नहीं पहुंच पा रहे थे अब पहुंचेंगे। इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ज्यादा हो जाएगी, और अब उन इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए हमें पोटेंशियल भी ज्यादा करना पड़ेगा, थोड़ा सा आगे जाना पड़ेगा। लेकिन एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट हैरानकुन थे। ये देखें, इंटेंसिटी ज्यादा करने से भी उसी स्टॉपिंग पोटेंशियल के ऊपर कोई करंट नहीं मिल रहा। इसका मतलब है कि लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाने से उनकी काइनेटिक एनर्जी नहीं, किनकी, फोटो इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़ी। लाइट की एनर्जी तो बढ़ी है लेकिन फोटो इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़ी। अब क्यों नहीं बढ़ी, इसको छोटी सी एग्जांपल से समझते हैं बच्चों। हमारे पास लेट्स सपोज कि हमारे पास एक लाइट बीम है, ये बड़ी रफ सी एग्जांपल है, ठीक है। एक लाइट बीम है और इस लाइट बीम की इंटेंसिटी फर्ज कर लें I1 है। अब हमने पढ़ा है मॉडर्न फिजिक्स में कि लाइट की जो एनर्जी है वो पैकेट्स की शक्ल में होती है, डिस्क्रीट पैकेट्स की शक्ल में, जिसे क्वांटा भी बोलते हैं। तो फर्ज करें कि ये जो फोटॉन्स या क्वांटा हैं, ठीक है, इनकी कुछ तादाद है इस इंटेंसिटी के अंदर, ठीक है। मैं बहुत ही रफ एग्जांपल ले रहा हूं जस्ट समझाने के लिए। फर्ज कर लें कि मैंने I1 इंटेंसिटी की लाइट यूज की, इसके अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इसके अंदर 12 फोटॉन्स है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, अब मैं एक और इंटेंसिटी की लाइट यूज करता हूं, ठीक है। अब मैंने इंटेंसिटी ज्यादा कर दी। अब इंटेंसिटी ज्यादा होने का मतलब है कि जो फोटॉन्स है ना वो ज्यादा हो गए हैं, ठीक है बच्चों। पहले अगर 12 फोटॉन्स थे तो फर्ज कर लें कि अब 20 फोटॉन हो गए हैं। तो इंटेंसिटी ज्यादा करने से लाइट की एनर्जी बढ़ी जरूर है, लेकिन किस सेंस में एनर्जी बढ़ी है, नंबर ऑफ फोटॉन्स ज्यादा हो गए, और हर फोटॉन की एनर्जी पहले जितनी है लेकिन वो तादाद में ज्यादा हो गए, इसलिए एनर्जी ज्यादा हो गई लाइट की। बच्चों 1 फोटॉन फॉर 1 इलेक्ट्रॉन, याद रखना है आपने, 1 फोटॉन फॉर 1 इलेक्ट्रॉन। बच्चों इसका मतलब है कि लाइट की इंटेंसिटी ज्यादा करने से लाइट के अंदर जो फोटॉन है उनकी तादाद जरूर बढ़ गई है, लेकिन फोटॉन्स की एनर्जी पहले जितनी है। इस फोटॉन की और इस फोटॉन की एनर्जी सेम है, ठीक है। एक फोटॉन एक ही इलेक्ट्रॉन निकालेगा। अब आपने इंटेंसिटी ज्यादा की लाइट की, फोटॉन ज्यादा हो गए, हर एक फोटॉन एक इलेक्ट्रॉन निकाले तो ज्यादा फोटॉन होने से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे।
इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन की तादाद जरूर ज्यादा हो जाएगी, लेकिन चूंकि हर फोटोन की एनर्जी पहले जितनी है, लिहाजा इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़ेगी। इसलिए दो डिफरेंट इंटेंसिटी की लाइट्स यूज करने पर भी स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम रहा। इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन की तादाद जरूर बढ़ रही है इंटेंसिटी बढ़ने से, लेकिन उनकी एनर्जी नहीं बढ़ रही। जी बच्चों, तो अब जरा हम दो डिफरेंट फ्रीक्वेंसी की लाइट्स यूज करते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। तो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड फ्रीक्वेंसी, बच्चों वही ग्राफ है हमारा, वोल्टेज, फोटोइलेक्ट्रिक करंट। अब हमने दो डिफरेंट फ्रीक्वेंसी की लाइट यूज करनी है। तो डिफरेंट फ्रीक्वेंसी का मतलब उनके कलर्स भी डिफरेंट होंगे। तो ये देखिए मैंने दो डिफरेंट कलर्स की लाइट यहां पर बनाई है, लेकिन उनको मैंने एक ही लाइन के ऊपर बनाया है। इसलिए एक लाइन के ऊपर बनाया है ताकि उनकी इंटेंसिटी सेम शो हो, लेकिन दोनों की फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है क्योंकि दोनों का कलर डिफरेंट है। ठीक है बच्चों, अब मुझ पे ये फतवा ना लगा दीजिएगा कि रेड कलर से तो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट होता ही नहीं। मैंने यहां दो डिफरेंट कलर्स शो करने के लिए एक रेड बना लिया और एक ग्रीन बना लिया, ठीक है, लेकिन दोनों को बनाया एक ही लाइन के ऊपर है ताकि ये पता रहे कि दोनों की इंटेंसिटी सेम है। बच्चों अब देखें, ये जो रेड कलर वाली लाइट है इसके लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू कम है, और ये जो ग्रीन कलर वाली है इसके लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू ज्यादा है। इसका मतलब क्या है कि रेड कलर के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल कम है, ठीक है, लेकिन ग्रीन के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल ज्यादा है। मतलब ग्रीन कलर की लाइट से जो इलेक्ट्रॉन्स निकले हैं उनको रोकने के लिए हमें पहले से ज्यादा पोटेंशियल देना पड़ रहा है, ऑपोजिट पोटेंशियल, नेगेटिव पोटेंशियल पहले से इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी बढ़ गई है ना, इसलिए हमें उनको रोकने के लिए भी ज्यादा पोटेंशियल देना पड़ रहा है आगे से, ठीक है, ज्यादा मुखालफत करनी पड़ रही है। तो बच्चों इसका मतलब है कि फोटो इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट पे। तो इसका मतलब यह हुआ कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इज प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। अब ज्यादा फ्रीक्वेंसी की लाइट यूज करेंगे उससे जो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे वो ज्यादा एनर्जी वाले होंगे। ठीक है बच्चों, तो इसका मतलब है कि जी बच्चों, तो हमने देखा कि फोटो इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी किस पे डिपेंड करती है और उनकी तादाद किस पे डिपेंड करती है। तो कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हमने ये सीखा कि जो इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं उनकी एनर्जी सेम नहीं होती, डिफरेंट एनर्जीज के इलेक्ट्रॉन होते हैं। उनमें से जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाले होते हैं वही एनोड पर पहुंच पाते हैं जब हम पोटेंशियल को रिवर्स करते हैं। उसके बाद बच्चों हमने देखा कि नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स डिपेंड अपॉन इंटेंसिटी, यानी कि लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी तो नहीं बढ़ेगी, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स की जो तादाद है वो जरूर बढ़ जाएगी। काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स डिपेंड अपॉन फ्रीक्वेंसी, लाइट की फ्रीक्वेंसी ज्यादा करेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी बढ़ जाएगी लेकिन तादाद सेम रहेगी। उसके बाद हमने देखा कि वी नीड थ्रेश होल्ड फ्रीक्वेंसी। बच्चों थ्रेश होल्ड फ्रीक्वेंसी की वो मिनिमम वैल्यू होती है जिस पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो सकता है। अगर आप उससे कम फ्रीक्वेंसी यूज करेंगे तो कम फ्रीक्वेंसी यूज करने से लाइट की एनर्जी भी कम होगी, उसके अंदर जो फोटॉन्स हैं वो कम एनर्जी वाले होंगे और उससे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा। तो यहां पर देखें ये एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट है हमारे पास, फ्रीक्वेंसी और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के दरमियान हमने ग्राफ बनाया है। तो बच्चों इस पॉइंट से आगे आगे देखें, फ्रीक्वेंसी ज्यादा करते जा रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी भी ज्यादा हो रही है, लेकिन इस पॉइंट के बाद हमें, यानी कि इस फ्रीक्वेंसी से, ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, इससे कम अगर फ्रीक्वेंसी करेंगे तो हमें कोई फोटो इलेक्ट्रॉन नहीं मिल रहा, क्योंकि इसके बाद ग्राफ पे आपको कुछ भी नजर नहीं आ रहा। इसका मतलब है कि ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी है जिस पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो सकता है, इससे कम करेंगे तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा। अब जरा हम क्लासिकल फिजिक्स के फेलियर्स भी देख लेते हैं। बच्चों क्लासिकल फिजिक्स ही कहती थी कि अगर लाइट शाइन करती है मेटल सरफेस के ऊपर तो लाइट के शाइन करने और इलेक्ट्रॉन के बाहर आने, इन दोनों फेनोमेना इनके दरमियान टाइम इंटरवल होता है, एक टाइम डिले होता है, गैप होता है। यानी कि लाइट आके शाइन की, इलेक्ट्रॉन बाहर निकला मेटल सरफेस से, इन दो इवेंट्स के दरमियान टाइम डिले होता है। लेकिन हमने ये देखा एक्सपेरिमेंटली कि ये इंस्टेंटेनियस फेनोमेना है, लाइट शाइन करती है, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं, दरमियान में कोई टाइम डिले या गैप नहीं होता। उसके बाद इंटेंसिटी प्रॉब्लम। इंटेंसिटी, क्लासिकल फिजिक्स ने ये कहा कि आप लाइट की इंटेंसिटी ज्यादा करते जाओगे तो फोटो इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती जाएगी, लेकिन हमने देखा एक्सपेरिमेंटली ऐसा नहीं हुआ, बल्कि लाइट की इंटेंसिटी ज्यादा करने से फोटो इलेक्ट्रॉन्स की तादाद जरूर ज्यादा हो गई लेकिन उनकी एनर्जी पे कोई फर्क नहीं पड़ा। ठीक है बच्चों,
उसके बाद फ्रीक्वेंसी प्रॉब्लम। अब क्लासिकल फिजिक्स कहती है कि भाई कोई भी फ्रीक्वेंसी यूज़ कर लो, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो जाएगा, लेकिन हमने देखा कि एक खास फ्रीक्वेंसी की वैल्यू होती है जिसे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं। अगर आप फ्रीक्वेंसी उससे कम करोगे तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा। उसके बाद बच्चों टाइम डिले प्रॉब्लम, ये भी हमने डिस्कस कर लिया। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटम थ्योरी और आइंस्टाइन इक्वेशन को, आइंस्टाइन की जो एक्सप्लेनेशन थी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की। तो अब हम देखेंगे कि आइंस्टाइन ने किस तरह से क्वांटम थ्योरी की बुनियाद पर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन किया। वो प्रॉब्लम्स जो क्लासिकल फिजिक्स को दरपेश थी, वो प्रॉब्लम्स जिनको क्लासिकल फिजिक्स, क्योंकि एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स कुछ और थे और क्लासिकल फिजिक्स के जो थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क था वो कुछ और था, तो वो जो कॉन्ट्राडिक्शन थी क्लासिकल फिजिक्स में और एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स में, उनको सॉल्व किया आइंस्टाइन ने ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटम थ्योरी, और इस बुनियाद पर आइंस्टाइन को 1921 का जो नोबेल प्राइज़ है वो भी दिया गया। तो बच्चों आइंस्टाइन की एक्सप्लेनेशन क्या थी? आइंस्टाइन ने कहा कि लाइट की जो एनर्जी है वो ऐसे है जैसे फोटॉन्स या जो डिस्क्रीट पैकेट्स की शक्ल में है जिनको हम फोटॉन्स कहते हैं, और एक फोटॉन जो है वो बिहेव करता है एज अ पार्टिकल। ठीक है, यानी कि जब फोटॉन इंटरेक्ट करता है मैटर के साथ तो वो बिहेव कर रहा होता है एज अ पार्टिकल और अपनी सारी की सारी एनर्जी जो है वो ट्रांसफर कर देता है मैटर को या इलेक्ट्रॉन को। तो एनर्जी जो होती है फोटॉन की अकॉर्डिंग टू मैक्स प्लैंक इक्वेशन दैट इज इक्वल टू HF, इसमें H जो है दैट इज प्लैंक्स कांस्टेंट, इसकी वैल्यू जो है बच्चों 6.63 इंटू 10 रेज टू द पावर -34 जूल सेकेंड। ठीक है, अब जब लाइट शाइन करती है मेटल सरफेस के ऊपर तो फोटॉन कंप्लीटली एब्जॉर्ब हो जाता है, इलेक्ट्रॉन मुकम्मल तौर पे उसे एब्जॉर्ब कर लेता है और फ्री हो जाता है। तो बच्चों लेट सपोज कि एनर्जी जो है इलेक्ट्रॉन की वो फोटॉन की वो HF है। अब इस एनर्जी को सबसे पहले इस्तेमाल करना है हमने इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने के लिए, तो ये एनर्जी सबसे पहले इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने के लिए इस्तेमाल होगी। तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं फाई से, यानी कि एनर्जी की वो मिकदार, वो कम से कम एनर्जी जिससे इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस से बाहर निकल सकता है, इसे हम कहते हैं वर्क फंक्शन। और जो बाकी एनर्जी बचेगी वो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी के तौर पर इस्तेमाल हो जाएगी। क्लियर हो गया बच्चों? तो इसे कहते हैं आइंस्टाइन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। इसमें जो फाई है दैट इज नोन एज वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन क्या है? मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस। दैट इज नोन एज वर्क फंक्शन एंड इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं फाई से। तो अगर हम यहां से काइनेटिक एनर्जी निकाल लें तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी बच्चों क्या आएगी? काइनेटिक एनर्जी हमारे पास आ जाएगी 12mv² इज इक्वल टू, ये देखें ये प्लस है उधर जाके माइनस हो जाएगा तो ये हो जाएगा HF -5। बच्चों एक स्पेशल केस ये भी हो सकता है कि हमारे फोटॉन की एनर्जी सिर्फ इतनी थी कि उसने मेटल सरफेस से जस्ट इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट किया, उसके पास इतनी एनर्जी नहीं थी कि बाकी एनर्जी इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो सकती। तो इस सूरत में जो काइनेटिक एनर्जी है बच्चों वो क्या हो जाएगी? काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगी और ये हमारे पास आ जाएगा HF -5। ठीक है, इस सूरत में जो लाइट की फ्रीक्वेंसी होगी उसे कहेंगे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और उसे F0 या F0 से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी फाई इज इक्वल टू HF0। ये बच्चों उस शक्ल में है, उस केस में है कि अगर हमारा इलेक्ट्रॉन की एनर्जी सिर्फ इतनी हो कि वो हमारे फोटॉन की एनर्जी सिर्फ इतनी हो कि वो जस्ट इलेक्ट्रॉन को इमिट करे सरफेस से। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन की 0 हो। तो अगर हम यहाँ पर फाई की जगह ये पुट कर दें तो हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी है ये बन जाएगी 12mv² इज इक्वल टू HF -5 की जगह HF0। दिस इज नोन एज आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। तो बच्चों फाइनली ये था हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। हमने उसको एक्सप्लेन किया ऑन द बेसिस ऑफ क्लासिकल फिजिक्स एंड एक्सप्लेन किया ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटम फिजिक्स, और उनके दरमियान जो कॉन्ट्राडिक्शन थी हमने देखा कि वो किस तरह से सॉल्व हुई। आई होप कि ये लेक्चर आपको समझ भी आएगा, अच्छा भी लगेगा। अगर अच्छा लगे तो आप इसको दूसरों के साथ भी शेयर कीजिए और बेस एकेडमी को विजिट करते रहें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।